हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन पढ़ेंगे। तो नगर व्यापारी और शिल्पीजन एक निबंधात्मक चैप्टर है जिसमें कि हमारा कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में प्री में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि मेंस में होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चोल वंश, तो 1000 साल पहले चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर है। 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी तंजावुर से होकर गुजरती थी। तंजावुर नगर का एक वास्तुकार कंजर मल्लन राजा राज पैरुथचन मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण इससे पता चलता है। तंजावुर के निकटवर्ती नगर उरैयूर के शालीय बुनकर और स्वामी मलाई में कांस्य से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। अब नोट में हम लोग देखेंगे कि कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे एवं रांगीय यानी टीन के मिल से बनती है। और मंदिर नगर का उदाहरण मध्य प्रदेश में भीलस्वामिन भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। अब उसके बाद तीसरा नोट है कि वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु तीर्थ स्थल के रूप में विकसित। अब हम लोग अजमेर जो कि राजस्थान में उसके बारे में जानते हैं। तो अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। 12वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ बस गए थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल है। उसके बाद हम लोग नोट में डाल के लिख लेंगे कि मंडपीका शब्द आज के संदर्भ में मंडी के लिए प्रयुक्त होता है। जहाँ दुकानें एवं बाजार थे उन्हें हाट आजकल हाट कहा जाता है। आइए तो अब हम लोग जानते हैं बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में। तो व्यापारी काफिले बनाकर यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ मतलब गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी संघ थे। यह व्यापार संघ प्रायद्वीपीय के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। तो चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जो थे आगे चलकर व्यापारी समूह के देश के प्रधान व्यापारी बन गए। तो गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। यह व्यापारी लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। यह कपड़े और मसाले का व्यापार करते थे। बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। लाल सागर के बंदरगाहों पर मसालों और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे इन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। ये था हमारा व्यापारी और छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी। अब आते हैं नगरों में शिल्प। तो बीदर जो कि कर्नाटक में है तो तांबे तथा चांदी की ज़राई के लिए प्रसिद्ध था। बीदर तांबे और चांदी की ज़राई के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। तो पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कशेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। शालियार या केकोलाट जैसे बुनकर समुदाय मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो इस प्रकार से नगरों का शिल्प था। हम लोग नोट डाल के लिख लेंगे कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। अब आता है हम्पी नगर। तो हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के किले की दीवार का निर्माण गाढ़े चूने से न करके शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी में भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद स्तंभों वाले विशाल कक्ष जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए गए थे। तो हम्पी के बाज़ारों में मूरों मतलब मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों
और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में देवदासियां राजा एवं प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थीं। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। उसके बाद आता है सूरत, जो कि पश्चिम का प्रवेश द्वार है। तो सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खम्बरात, अहमदाबाद के साथ साथ और गुजरात में पश्चिमी व्यापार का केंद्र बन गया। सूरत और मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारों के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो उसके बाद आता है कि सूरत में जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। तो नोट डाल के हम लोग ये भी लिख लेंगे कि हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद आता है पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई से 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर 17वीं शताब्दी में सूरत का पतन हो गया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। तो पुर्तगालियों द्वारा जब समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई से 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया, तब जाके 17वीं शताब्दी में सूरत का पतन हो गया और आज सूरत एक वाणिज्य केंद्र है। अब हम लोग मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके बारे में जानते हैं। तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम एक ही है, जो कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछलीपट्टनम में एक किला है जिसको हॉलैंड वासियों द्वारा बनवाया गया था। अब आते हैं नए नगर और व्यापारी। तो 18वीं शताब्दी में बम्बई, कोलकाता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। ब्लैक यानी देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। तो इस प्रकार से नए नगर और व्यापारियों का व्यापार चला। उसके बाद हम लोग देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो पुर्तगाली नाविक, जो कि वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके 1498 में कालीघाट पहुंचा। अगले वर्ष पुर्तगाली की राजधानी लिस्बन पहुंच गया। उसके भारतीय खोज ने अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा अन्यंत पढ़ लेते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। तो इस प्रकार से वो भारत की खोज करते करते वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंच गया और पुर्तगाली, जो कि वास्को डी गामा, वो भारत की खोज करते करते 1498 में कालीघाट पहुंचा। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन समाप्त होता है। कि उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नोट्स अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ये सब पूरा चैप्टर जो है ना निबंधात्मक है। तो ये कोई भी स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मेंस के लिए। तो हम लोग आप लोगों से यही उम्मीद है मेरी कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और मेरी नोट्स अच्छी लगी हो। अगर आप सबको मेरे नोट्स अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरा जो भी वीडियो आता है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।